ज़्यादा बमबारी हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारी फ्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सारे अरेंजमेंट बना लिए हैं। सबकी एफर्ट थी, आप लोगों ने इसको few people have made it. अस्सलामुअलैकुम। आज का ये शो इंतहा से ज़्यादा मुख्तलिफ है। रीज़न ये है कि हम एक ऐसी ग्रेव सिचुएशन पे बात करने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल है, बेतहाशा पॉलिटिकल है, लेकिन उसका ताल्लुक़ हर घर में रहने वाले फ़र्द से है। आपसे है, मुझसे है, मेरे जो ये ऑडियंस यहाँ बैठे हैं उनसे है, और वो तमाम के तमाम महसूरीन जो इस वक्त यमन में मौजूद हैं उनसे हैं। कुछ फैमिलीज़ को यमन से लाया जा चुका है और कुछ फैमिलीज़ अब तक यमन में हैं। यमन की एक्चुअल जो सूरत हाल है वो पूरी इस्लामी दुनिया की सूरत हाल है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा बिकॉज़ बात को सिंपल करते हैं। अगर हम उस बहस में चले जाएं तो फिर तो आईसिस की बात करनी पड़ेगी, फिर और बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स आ जाते हैं, फिर उसमें यूएस का अपना कैरेक्टर आ जाता है, गवर्नमेंट का कैरेक्टर आ जाता है, पेंटागन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं बात को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। बागी हमला कर रहे हैं, बागी चाहते हैं कि यमन पर कंट्रोल हासिल किया जाए। हवाई अड्डों को तबाह किया जा चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2500 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त यमन में मौजूद हैं, जिसमें से 500 की या 500 कुछ की कल वापसी हो चुकी है। सारिम बनी मेरे साथ हैं, बेतहाशा काम कर रहे हैं यमन से उन लोगों को वापस लाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। यहाँ कोई ब्लेम गेम नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। हाँ, अभी जब मैं फुटेज देख रहा था तो मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पर किसी इंसान को पाकिस्तान छोड़कर कहीं और जाकर काम करने की ज़रूरत पेश आती है। वो रीजंस अगर ख़त्म हो जाएं तो ऐसा कोई हादसा हमारे यहाँ नहीं हो सकेगा। आई सिंपथाइज विद ऑल द यमनी पीपल, बट एट द सेम टाइम द मोस्ट वरिड आई एम इज़ अबाउट माई ओन पीपल। मैं अपने लोगों के बारे में बेतहाशा फ़िक्रमंद हूँ, साथ साथ यमन के अपने लोगों के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बात कर सकता हूँ, लेकिन इट विल बिकम अ पोलिटिकल शो। सुबह सुबह के वक्त ख़वातीन पोलिटिकल शो नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा दिल की, मैं बात करूंगा जो यहाँ छूती है। बच्चों की पुकार आपने सुनी है, समा ने सुनी है। समा की पुकार पर दुआओं का एक सिलसिला इस मुल्क में शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता कि हम सही करते हैं या गलत करते हैं, वो कौन सी हुदूद हैं जिनके दायरे को मेंटेन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जी ये दायरा है, ये कुछ दिखाएं और ये कुछ ना दिखाएं। लेकिन अगर हम ये सब नहीं दिखाते तो कल दुआएं नहीं होती, इससे पहले दुआएं नहीं मांगी जाती, हुकूमत एक्टिव नहीं होती। अब कम से कम हुकूमत तो एक्टिव है। एक शख्स जो बेतहाशा काम कर रहा है वो मेरे साथ इस वक्त, विदाउट एनी फर्दर डिले हम उससे बात करते हैं, और साथ साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स का आज मुझे इंतज़ार है। आज आपने यमन के लोगों से इजहार यकजहती करनी है और साथ साथ यमन में जो महसूरीन हैं, जो पाकिस्तानी महसूरीन हैं, उनसे इजहार यकजहती करनी है और उनको पैगाम देना है कि हम यहाँ घर पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। काश हमारे हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान में ही रोज़गार मिल जाए और उसको बाहर ना जाना पड़े। आइए बात करते हैं सारिम बनी। अस्सलाम वालेकुम। आपने सिचुएशन देखी है, दिस इज़ हाउ इट इज़, क्या लग क्या रहा है? सर भाई, बात यह है कि जो कुछ हुआ बड़ा एक अजीब सा वाक़या है। और ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ये नहीं कि पाकिस्तानी यमन वालों के साथ भी जो कुछ हो रहा है उधर भी इंसानी जाने ज़ाया हो रही है, उनका भी अफसोस है। लेकिन हमारे यहाँ एक गलती ज़रूर हुई है हुकूमत की तरफ से कि बग़ैर पाकिस्तानियों को सेव किए हुए, बुलाए हुए, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से वो ज़्यादा वहाँ परेशानी के अंदर आ गए। पाकिस्तानी जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको ये खौफ नहीं है कि बमबारी हो जाएगी, क्योंकि जिन जगहों पे निशाना बनाया जाता है उन जगहों पे पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। पाकिस्तानियों को वहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ के लोकल से प्रॉब्लम हो रही है उस बयान की वजह से। यमनी वैसे भी कुछ पसंद नहीं करते थे वहाँ पाकिस्तानियों को, जो वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन जब से ये बयान दिया गया उसके बाद हालात और बदल गए। इस वक्त कितने पाकिस्तानियों की तादाद है जो वहाँ मौजूद? मैं पता नहीं या गलती में कह गए या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सफ़ीर साहब ने कल भी कहा, मेरे साथ ही थे, उस वक्त भी कह रहे थे कि 250 पाकिस्तानी रह गए। मेरे इल्म में अभी भी 2500 पाकिस्तानी वहाँ पे हैं। अच्छा, मेरे इल्म में यही, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल और एजेंसीज जो हैं जो रिपोर्ट कर रही हैं वो यही रिपोर्ट कर रही हैं कि
2500 कुछ से ज़्यादा 3000 के करीब टोटल तादाद का पता चल रहा था, जिसमें से 500 से कुछ कम कल आए हैं, कल पाकिस्तान पहुंच गए। तो इसका मकसद ये 2500 के करीब वहाँ मौजूद है। अब आलम देखें, हमारी तरफ से गलतियों को ये भी होता है ना, कल जो फ़्लाइट आई है उसमें भी एक फैमिलीज़ वहाँ रह गई है, उसको नहीं ला सके, वो वहीं छोड़ करके आए उसको। अब वो अकेली फैमिली है उस इलाके के अंदर पूरे, जहाँ कई सारे जमा होकर के आए, तो उधर एक ही फैमिली रह गई, अरशद खान नाम है उसका। फिर उन्होंने बताया कि 2-3 फैमिलीज़ और ऐसी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। इस तरीके से जब आप करेंगे और फिर वो सफ़ीर भी आ गए, एम्बेसी भी बंद कर दी, ये चीज़ बहुत हमारी तरफ से गलत हुई है। एक अमेरिकन को बचाने के लिए उन्होंने वो हर चीज़ कर लेते हैं। हम कैसे अपने लोगों को अबैंडन करके और इसके बाद उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं। कल सुना है कि हुदैबिया एयरपोर्ट को उसके बाद तबाह कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया, और तो अब वहाँ पर जहाज़ लैंड भी नहीं हो सकता। द क्वेश्चन इज़ कि वो कौन से लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं हमारे, और अगर हमारे फैसले कर रहे हैं तो वो कौन से लोग हैं जो ये मानते हैं और ये जानते हैं कि अगर हम ऐसा फ़ैसला करेंगे तो इसके बाद इनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। है कोई जो यमन में महसूर पाकिस्तानियों की पुकार सुन सके, फरियाद सुन सके? यमन में पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता, उसके क्या रीज़न्स हैं, क्या अवामिल हैं? इस पे बहस नहीं है। हमें बहुत सारे मुल्कों में पसंद नहीं किया जाता, बहुत सारे मुल्कों में पसंद किया जाता है, वो बहस नहीं है। बहस इस बात की है कि जो लोग भी यमन के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। और एक बात याद रखिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीवन एंड एवरीवन, चूँकि ये आज हमारे साथ नहीं हुआ इसलिए हम शायद इस बात की ग्रेविटी को फील नहीं कर रहे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ बैठे हुए लोग, आपका कोई अपना इस वक्त यमन में होता, या मेरा कोई अपना इस वक्त यमन में होता, या सारिम का कोई अपना इस वक्त यमन में होता, तो फिर शायद हमारे सोचने का अंदाज़, हमारे चीज़ों को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता। और फ़र्ज़ कीजिए हमारा कोई VIP मौजूद होता, फ़र्ज़ कीजिए हमारे सो कॉल्ड लीडर्स में से कोई मौजूद होता, या उनकी फैमिली का कोई मेंबर मौजूद होता, तो हमारे सोचने का, हमारे ज़ावियों का सारा रंग बदल जाता। हमारे प्लेन्स भी चलते, एयरपोर्ट नहीं था तो हम एयरपोर्ट बना भी देते। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि कोई VIP वहां मौजूद नहीं है, इसलिए अगर हुदैबिया तबाह हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। हालांकि सोचना नहीं चाहिए। ऐसे मौके पर अगर एक पाकिस्तानी भी बाहर अपनी जान से हाथ धोता है तो याद रखिए इसका खून पूरे पाकिस्तानियों पर है। रीजन इज बिकॉज या आप ये कहें मत कि आप हमारे वाली वारिस हैं, और अगर कहते हैं तो उसको प्रूव करें। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आई एम नॉट पुटिंग एनी ब्लेम्स, कोई ब्लेम गेम नहीं है यहाँ। बहुत एक सिंपल सी बात यह है कि आप टेलीविज़न देखते रहिए, इंटरनेशनल न्यूज़ उठा के देख लीजिए, दिनों रात की बमबारी है, दिनों रात बागी लगे हुए हैं, और दिन और रात हम ये दुआएं मांग रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी घर पे आ जाएं, साथ साथ इसके कि यमन के लोग भी महफूज रहें, साथ साथ इसके कि यमन के लोग भी महफूज रहें। आप लोगों से मैं सवालात की दावत दूंगा, लेकिन मेरे पास कराची से DSNG पर फरहान और रिदा हैं जो कि कल मेरा ख्याल है शायद वापस आए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। फैसलाबाद से आसिफ हैं, इनके भाई हैं शाहजैन, जो इस वक्त अदन एक शहर है वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और सारिम बनी के आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं ये, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सहर और साइमा यमन में थे, सहर और उनके शौहर जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। सहर और गौर अयूब हमारे साथ पेशावर में DSNG से होंगे, और उनकी जो बहन साइमा हैं वो अब तक वहीं पर मौजूद हैं। यानी फैमिली का एक मेंबर आ चुका है और दूसरी फैमिली का मेंबर अभी तक वहीं है। हम सुहेल के पास जा सकते हैं फरहान और रिदा से बात करने के लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा एक पैकेज चलवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि सो फार अब तक क्या हुआ है, किस तरह से ये चीज़ें और यमन में दरअसल क्या हो रहा है। उसके बाद आके हम DSNG के जरिए इन लोगों से कनेक्ट होंगे। प्लीज़ वॉच दिस। यमन की ख़राब सूरत हाल आजकल की बात नहीं। मशरिक़ वस्ता में बहार अरब से यमन पर ख़िज़ा का खौफ तारी है। यमन अलकायदा का मस्कन है। शुमाली यमन में 2004 से बागी गिरोह हुसी हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। अमरीका यहाँ अलकायदा के खिलाफ फ़दाई हमले करता रहा है और हुकूमत हुसियों से नबर्द आजमा रही है। इस सारी सूरत हाल में यमन में जमहूरियत के हामियों ने 34 साला आमिर अली अब्दुल्ला स्वालेह के खिलाफ तहरीक शुरू की, और 2012 में इस तहरीक ने अली अब्दुल्ला स्वालेह को इक़्तिदार से अलग कर दिया।
अली सॉलेह की जगह मंसूर हादी ने यमन का इख्तिदार संभाला, मगर उस वक्त तक बगावतें और शिद्दत पसंद बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। यमन का मुआशरा मुसलसल मुश्किल में रहा। जंगजू गिरोहों ने रियासत की हालत अबतर बना दी। सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर वक्फे वक्फे से अलकायदा और हुसी बागियों की सरकोबी के लिए रियाज हुकूमत इक़दाम करती रही। इस दौरान हुसियों ने दारुल हुकूमत सना की तरफ कामयाब पेशरफ्त की। सदर मंसूर हादी ने जनूबी शहर अदन में पनाह ली और फिर यमन ही छोड़ दिया। फौज और हुसियों में जंग जारी है। हुसियों का पलड़ा भारी रहा। यमन की मखदूस सूरत हाल से सऊदी हुकूमत अलर्ट हुई और बिलाखिर बागियों की सरकोबी के लिए फदाई हमलों का फैसला किया गया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शायद हम समझ नहीं पाएंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसको गूगल कीजिएगा। दुनिया बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स की वजह से चलती है, जिनमें से एक ग्रुप का नाम है कार्लाइल ग्रुप। कभी अगर चांस मिले तो उसको गूगल कीजिएगा। जो कुछ मुझे यहाँ नज़र आता है उस पर सिवाय हंसने के मैं और कुछ नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है? उस हंसी का, ये तंज़ की हंसी होती है, बेवकूफ़ बनाना है और कोई बात नहीं। कहाँ किसने क्या करना है इसका फ़ैसला ना तो यमन में बैठ के हो रहा है और ना यहाँ हो रहा है। जिसने जहाँ जो कुछ करना है उसका फ़ैसला एक अलग मुल्क में होता है, किसी और रीज़न की वजह से होता है। वही हैं जो बागी पैदा करते हैं, फिर उन्हीं बागियों को इक़्तिदार में लाते हैं और मुसलमानों को आपस में लड़वाते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुसलमान ये जानने के बाद कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, उसका खून कर सकता? मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत है। इस्लाम में लड़ाई तो है ही नहीं, ये पैगाम तो दिया ही नहीं गया। फिर वो कौन लोग हैं जो हमारे माशरों में इनकलकेट करके हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काते हैं? कुछ बच्चे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दुआएं हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रोग्राम तो अभी चलेगा। आज का शो अगर आपने मिस किया तो आप ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई छोड़ेंगे। आज मत छोड़िएगा, आज आप हमारा साथ दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आइए आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं और कुछ दुआएं दिखाते हैं। वॉच दिस। छोटे छोटे बच्चे आपसे कहना चाह रहे हैं कि बाय फायरिंग है, बम ब्लास्ट है, मैं अपने अम्मी को, अब्बू को, अपने दोस्तों को पाकिस्तान वापस ले जाना चाहता हूँ और वो आपसे दुआइया अपील कर रहे हैं। इन बच्चों के आगे ये बोल नहीं सकते बच्चे, ये गूंगे हैं, ये बोल नहीं सकते बच्चे। इनके हाथ छोटे छोटे से हाथ हैं, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से हाथ हैं। इन्होंने आंख खोली है तो बॉम्ब्स देखे हैं और ये बच्चे वापस नहीं आए। याद रखिएगा, ये बच्चे इस वक्त अदन में मौजूद हैं। सवाल ये है, क्या ये हम बैठ के आंखें बंद करके यही करते हैं जो हम अब तक कर रहे हैं? आइए एक मरतबा फिर तमाम पॉलिटिशियन से कहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात दो। आइए एक मरतबा फिर ये साबित कर देते हैं कि हम अलग अलग हैं। लेकिन आइए एक मरतबा फिर सोचें कि हम कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे। अगर हम ये करते रहेंगे तो याद रखिए हम बाहर और अपने मुल्क में मरते रहेंगे। इट्स हाई टाइम दैट वी डिसाइड दैट वी आर नथिंग बट पाकिस्तानीज। इट्स हाई टाइम। हम अगर आज कुछ नहीं कर सकते तो हम फिर कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों की पुकार नहीं सुन सकते, उन बच्चों की पुकार जो बोल नहीं सकते हैं, वो हाथ उठाकर सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि मैं अपने अम्मी अब्बू को पाकिस्तान ले जाना चाहता हूं। लेकिन यहां एक और लम्हा फिक्रिया है, क्या पाकिस्तान महफूज है? हाय हाय, मैं इसी वजह से आज तक तुझे दिल की बात ना कह सका कि तू दर्द दिल से है बेखबर, कहीं मुस्कुरा के न टाल दे। यमन से तो ये आ जाएंगे, अल्लाह करे आ जाए। यहाँ भी तो तकरीबन यमन ही बना हुआ है। यहाँ भी तो जिसका नंबर लग जाता है उसको खुदा हाफिज कह देते हैं, और जिसका नहीं लगता
और जो पॉलिटिशियंस हैं वो राउंड टेबल टॉक्स करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इसीलिए मैं पॉलिटिकल टॉक शोज नहीं करता, क्योंकि मैं सीधी सीधी बात करूंगा तो बहुत सारे माथे पे बहुत सारी शिकने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम यमन का है। आइए यमन से पाकिस्तानियों को वापस लाते हैं। आइए कोशिश करते हैं एक बार फिर कि हम अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दें। छोटा सा एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We don't sleep because of the bombing. बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। पहले से लेके हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारी फ्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सारे अरेंजमेंट बना ली हैं। सबकी एफर्ट थी, आप लोगों ने इसको few people have made it. once again, बिल्डनबर्ग सोसाइटी का जब इजलास होता है तो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरुज वहाँ जमा होते हैं, फाइनेंस के गुरु, और वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। आवाम को बेवकूफ़ बना के अनरेस्ट फैलाकर कहाँ से क्या कुछ पैसा बनाया जा सकता है। विलियम हर्बर्ट एक आदमी था, ये इन्फॉर्मेशन के बाद मैं दोबारा शो पे चला जाऊँगा। एक आदमी था जिसने एक चार्ट ड्रॉ किया था और उस चार्ट का नाम है हर्बर्ट चार्ट। आप उसको जाके देख सकते हैं। 2070 में उसने ये पेशन गोई की थी कि ज़मीन से मादनी ज़खायर में कमी आ जाएगी और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोल की जंग होगी, सॉलिड पेट्रोलियम की जंग होगी। यूएस ने अब ड्रिलिंग रोक दी है, वो ऑयल को ड्रिल नहीं करता, बल्कि अब यूएस अपना ऑयल ख़रीदता है बाहर के लोगों से। हालांकि वो ड्रिल कर सकता है, नहीं करता। 2070 में जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो यूएस के पास ऑयल फिर भी होगा। एनीवेज, मैं और मेरा जहन इसे जाने दीजिए। हम वही बात करते हैं जो हम समझते हैं यहाँ, क्योंकि जब पैसा लिया जाता है तो पैसे के साथ साथ कंडीशंस आती हैं। तो जो आपको पैसा दे रहा होता है उसे आप ये नहीं बताते कि आप क्या करना चाहते हैं, उसे आप ये बताते हैं कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है, और आप सब कुछ करने पे तैयार हो जाते हैं। हम 68 सालों में आज तक ये नहीं समझ सके कि हम पैसा लेते क्यों हैं। हमारी कौम हर बात के लिए तैयार है। पैसा लेने के बावजूद भी हमारे पास बिजली नहीं है, पैसा लेने के बावजूद भी हमारे पास पानी नहीं है, नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, टारगेट किलिंग है, पैसा लेने के बावजूद भी। शायद अब तस्वीरें वगैरह खींचना बंद कर दें, छोड़ दें, बिल्कुल नहीं खींचिएगा, क्लिक मत कीजिएगा। शायद उसका रीज़न यही है कि हम पैसा लेते हैं, जब ही हमारे लिए ये सब कुछ है। अगर नहीं लेते तो आज हम भी ठीक होते। खैर एनीवे, छोड़ें इसको, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ना मैं करना चाहता हूँ और ना मेरी पॉलिटिकल बातें हमारे जो बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक दानिश्वरान हैं जो टेलीविज़न पे बैठ के टॉक शोज़ करते हैं उनसे बर्दाश्त होंगी। ए, उनको पता नहीं है, और बी, अगर पता भी होगा तो वो सुनेंगे नहीं। रीज़न ये है, सुनना नहीं चाहते। फॉरगेट इट, मैं जो नॉर्मल शोज़ करता हूँ वही करने दें। हमारे पास फरहान और रिदा हैं जो यमन में थे, 19 मार्च को गए थे। फरहान वहाँ जॉब करते हैं और अच्छा, सबसे पहले हम पैकेज दिखाएं। अच्छा जी, ज़रा देखिएगा वो पाकिस्तानी जो यमन से वापस आए हैं उनका पैकेज इस वक्त ज़रा चला दीजिएगा। हम यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब बस आप लोगों की हेल्प चाहिए और दुआएं चाहिए। यहाँ खड़े हुए हैं, चेक पोस्ट है। हमारे मिनिस्टर साहब ने तो बहुत करी है। सारी काबिशें वही कर रहे हैं बेटे की। इरफान शामी is continuously in touch with us. हमारी मदद करें। Please help us. for help. I'm proud of to be Pakistani. I want to be an Arabia. I want to be Pakistani.
much, Saman. Thank you, everyone. लेकिन अभी ये सफ़र शुरू हुआ है, अभी और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको वापस लाना है। फरहान और रिदा हमारे साथ हैं और हमारे साथ यहाँ शमशा सिद्दीकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? इनका कारोबार है और सऊदी अरब में कारोबार करते हैं, लेकिन कुछ कारोबार यमन के अंदर भी है और कुछ इनके लोग भी यमन में इस वक्त फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे पास एक और वीडियो हमें मौसूल हुई है जो कि सेना में जो कैदी हैं उनकी है, उन्होंने भेजी है, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आप थोड़ी देर में समा न्यूज़ पे भी देखेंगे और साथ साथ इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम वीडियो को ब्रेक कर सकें। फरहान और रिदा हैं हमारे साथ। सुहेल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम कनेक्टेड हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिर जी, कैसे हैं आप? ठीक है साहिर, मैं इस वक्त फरहान जी बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ साहिर। मैं इस वक्त फरहान के साथ मौजूद हूँ। फरहान जो है फरवरी में इनकी शादी हुई थी, 19 मार्च को जो है ये कराची से जो है यमन के शहर सना गए थे। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी फरहान, आप क्या मुश्किलात का सामना हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 19 मार्च को वहाँ पहुँचे थे। हालात एक्चुअली ख़राब हो गए 25 की रात को। 3 रातें हमने देखी, 25, 26, 27 3 रातें देखी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी। मगरिब के बाद जब अंधेरा होता था तो वो लोग ब्लैकआउट करते थे और वो बम्बार्डमेंट होती थी, एयर स्ट्राइक्स होती थी, एंटी एयरक्राफ्ट्स चलते थे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने जब आवाज़ें सुनी, इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा। मेरी वाइफ डरती थी, कहती थी कि क्या है ये, तो मतलब बहुत ज़्यादा होती थी। हम लोग खुद घबराते थे। मगरिब के बाद हम लोग बिल्कुल घर में। अच्छा फरहान, इनसे पूछे कि इनके ख्याल में कितने लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं? इनसे पूछिए। मैं फरहान, इस वक्त यमन में और दीगर शहरों में कितने पाकिस्तानी वहाँ अभी तक जो है महसूर हैं, फंसे हुए हैं, कितने? देखिए अंदाज़न मुझे भी ये बताता नहीं, लेकिन अप्रॉक्स मैं बोलूँगा कि 200 से मैक्सिमम 250 लोग होंगे जो अदन में इस वक्त होंगे, जो भी मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ होंगे। अच्छा, इनसे ये पूछिए कि किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी और उनकी जानों को किस तरह से ख़तरा है? क्या मखसूस कोई टाइम होता है स्ट्राइक का जब वो स्ट्राइक करते हैं, या वो कभी भी आ सकते हैं? अच्छा ये बताइएगा फरहान, वहाँ किस किस्म की मुश्किलात का सामना है पाकिस्तानियों को था, और वहाँ किस टाइम जो है वो आगे हमला करते हैं, किस टाइम हमला करते हैं, किस किस्म की मुश्किलात हैं बताएं? देखिए मुश्किलात ये थी कि हम लोग पहली बात हम लोग घर में ही रहते। हम लोग 4 फैमिलीज़ थी, घर में हम लोग रहते थे। मगरिब के बाद तो निकलना जो कि पॉसिबल नहीं था, आप घर में स्टे होना था। लाइट खिड़कियों को ब्लैकआउट करते थे वो लोग, हैवी बम्बार्डमेंट होती थी। मतलब कई जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मतलब उनसे भी हम लोग बातचीत में थे, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन नहीं दे रहे थे। जब से पाकिस्तानी जो हुआ है सीन, जो स्टेटमेंट आई है, उससे पहले वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने एक अलग ही रिएक्शन हम लोग के साथ करते थे। अच्छा, रिदा से पूछिए क्या उन्हें खौफ महसूस हो रहा था, तो फिर और वो किस चीज़ से गुजर रही थी उस वक्त? जी बिल्कुल। रिता, आपसे बताएं कि आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना था? वहाँ को खौफ होता था जब बमबारी होती थी, आगे हमला करते थे? जी अस्सलाम वालेकुम। खौफ तो ज़ाहिर सी बात होता था, और अगर शाम के 7 बजे से सुबह फजर तक बम्बार्डमेंट हो रही है कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली वी विल बी स्कैर्ड। और हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी बाहर जाने की फिर दूसरे दिन, लेकिन हमारे हस्बैंड्स फिर बाहर निकलते थे। ऑब्वियसली हमें खाने के लिए चाहिए होता था सामान, लेकिन शॉप्स खुलती थी, यमनी लोग शॉप्स खोलते थे और हम लोगों को फिर चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ही इशू था। हम लोगों को ब्लैकआउट होता था, हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था बात करने के लिए। हमारे घर वाले हमसे प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वी कुडंट चार्ज आवर फोन्स, और इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस। अच्छा, इनसे पूछेगा, और जो लोग वहाँ पर इस वक्त महसूरीन हैं, उनमें बच्चों की तादाद कितनी है, लड़कियों की तादाद कितनी है, बेटियों की तादाद कितनी है, बूढ़ी ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद कितनी है? क्या कोई अंदाज़ा इनको है? अच्छा, जो वहाँ लोग अभी महसूर हैं उनकी तादाद के बारे में आप हमें बता सकते हैं? कितने ख़वातीन, बच्चे, कम बच्चे? देखिए, सना से तो मोस्टली लोग निकल गए हैं। जो फैमिलीज़ ने स्टे बैक किया है वो उनका अपना डिसीजन था, और मोस्टली सना से तो उन्होंने, कैपिटल से तो लोग निकाल लिए हैं। हुदैदा से भी लोग निकल गए हैं काफ़ी, क्योंकि जंबो जेट आया था PIA का और काफ़ी लोगों ने इवैक्यूएट किया है।
लेकिन अभी अदन में तो लोग फंसे हुए हैं क्योंकि एयरपोर्ट कहीं का भी फंक्शनल नहीं है, ना हुदैदा का ना सना का, क्योंकि दोनों ही ब्लास्ट हो चुके हैं वहाँ पर। हम लोग हुदैदा एयरपोर्ट पे उतरे थे तो इट वाज ऑल डिस्ट्रॉयड, जस्ट द रनवे वाज अवेलेबल फॉर अस। तो हम लोग ने इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिसाइड कि हम लोग ने क्या करना है, किस तरह जाना है, जाना भी है या नहीं, हमने स्टे बैक करना है। तो हमारे हस्बैंड्स ने ही हमारा साथ दिया इस डिसीजन में कि हमें जाना है, स्टे बैक नहीं करना, पाकिस्तान जाना है। फिर हमारी गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जो थी यमन में उन्होंने साथ दिया, हमारे जो एम्बेसडर थे वो पूरे वक्त हमारे साथ रहे, हमारे काफ़िले के साथ रहें। ही वॉज द लास्ट पर्सन टू कम ऑफ द एयरप्लेन। और बस हम शुक्र ही अदा कर सकते हैं उनका, सबका शुक्रिया अदा कर सकते हैं पाकिस्तानी आवाम का, जो खड़ी हुई हमारे लिए, मीडिया जो खड़ा हुआ हमारे लिए। और बस इनसे पूछें कितनी फिक्रमंद है ये उन लोगों के बारे में जो उस वक्त वहाँ पर रहे हैं, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और क्या ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, मैं यमनी लोगों के लिए भी फिक्रमंद हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो हमारे साथ ट्रीटमेंट रखा इट वाज रियली गुड। और उन लोगों ने हम लोगों की हेल्प करी, हमें हुदैदा एयरपोर्ट पे हमें जूस दिया, हमें पानी दिया यमनी लोगों ने। और हमें बागी जो थे हुतीज़ ने हमें पानी दिया, जूस दिया, हमें चिप्स बांटे, हमें बच्चों का ख्याल किया। उन्होंने अपने दरवाज़े तोड़े क्योंकि ऑब्वियसली द एयरपोर्ट वाज इंटरनली AC, तो उन लोगों ने अपने एयरपोर्ट्स के दरवाजे तोड़े ताकि वी कुड ब्रीथ। ऑब्वियसली वी कुडंट ब्रीथ, इट वाज रियली हॉट देयर। कराची से शायद ज़्यादा डबल कर लें आप, इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर कि, और पूरा एयरपोर्ट तबाह हुआ था, मट्टी बुरे तरीके से मट्टी थी वहाँ पर। अच्छा सुहेल, ज़रा इनकी वालदा से पूछिएगा फरहान की कि जिस वक्त फरहान वहाँ थे और ये इत्तलाएं उनको मिल रही थी, फयाज़ तो उस वक्त ज़रा पूछेगा इत्तलात जब उनको मिल रही थी तो उनकी मदर पे क्या गुजर रही थी और वो क्या सोच रही थी और वो कितना चाहती थी, क्या वो ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी फरहान वापस आ जाएं या उनको ज़रा सा भी वो था कि उनको कुछ दिन वहाँ मज़ीद स्टे करना चाहिए? अच्छा, जब फरहान वहाँ यमन में मौजूद था तो किस किस्म की मुश्किलात थी आपको, क्या मुश्किलात थी, परेशान थी आप और आप क्या चाहती थी? नहीं, हम लोग तो खैर सुन के ये हंगामों का तो बहुत हम लोग परेशान हो गए थे कि अब किस तरह होगा, सब ना आ सकते हैं, ना पानी के जहाज़, ना प्लेन उड़ रहे, तो किस तरह ज़मीनी रास्ते भी बंद हो गए थे। बहुत हम लोग टेंशन में थे। और अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे बच्चे साथ खैरियत के आ गए, बहुत अल्लाह का एहसान है। अब जो बेचारे फंसे हुए हैं, अब उनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं कि वो किसी तरह निकल जाए वहाँ से। बहुत प्रॉब्लम में हैं वो लोग और आइंदा के दिन कैसे फेस करेंगे ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए। फरहान के वालिद से भी बोलना चाहूँगी कि मैं हुकूमत ने एक्शन लिया, शुक्र जल्दी, तो फिर हमारे बच्चे आ गए जल्दी। फरहान के वालिद से भी पूछिए कि आपका बेटा तो घर आ गया है लेकिन वो बच्चे जो घर नहीं आए हैं उनके लिए आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? साहब, आपका बेटा तो फरहान घर आ गया, जिन लोगों के बच्चे यमन में मौजूद हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यकीनी बात है कि तमाम पाकिस्तानी हमारे भाई और बहनें हैं, बच्चे हैं हमारे, ये खुश नसीब लोग हैं कि जो पहली फ़्लाइट से वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन ये जो बच्चे और जो औरतें और जो मर्द वहाँ पर बच गए हैं और जो इस वक्त मदद के लिए पुकार रहे हैं और वो उनकी पुकार सुन के हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पाकिस्तान वापस लाया जाए। किसी भी सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी एक्शन ले, लेकिन उनको वापस लेके आए और सबसे ज़्यादा उनकी जान और माल की हिफाजत के साथ उनको उनके प्यारों तक पहुँचा दिया जाए। ये मेरा पैगाम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी, ना सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बल्कि एक दरख्वास्त यमन की गवर्नमेंट से भी है कि वो भी इसमें बाकायदा हम पार्टिसिपेट करें। और एक दरख्वास्त बाकी अफवाज जो वहाँ पर खड़ी हैं उनसे कि खुदारा वहाँ से लोगों को निकलने का मौका दे दें, क्योंकि अगर वो इसी तरह से वहाँ पर शेलिंग और बम्बार्डमेंट होते रही तो सिवाय जानी और माली नुकसान के वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, एक बात फरहान से आखिरी सवाल पूछ लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ जेलों में हैं, खुदारा उनके लिए कुछ करें, वरना तो उनके लिए बहुत बुरा होगा।
अगर वो वहाँ रह गए अच्छा, उनके लिए फरहान कोशिश करें कि वो जेलों से उनको छुड़ा लें। अच्छा, फरहान से एक आखिरी सवाल कर लीजिए, क्या कोई ऐसा पाकिस्तानी ऐसा है जिसने अपनी जान से हाथ धोए हों या उसे कोई नुकसान हुआ हो? फरहान, यमन में कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो उस सानी की नज़र हुआ वहाँ हलाक हो गया हो या ज़ख्मी हुआ हो? नहीं, हम लोग जहाँ तक हम लोग की नॉलेज में है, हम लोग सना में रहते थे, वहाँ पे कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं था जिस पे इस तरह का कोई हुआ हो। अच्छा, फरहान अपने दोस्तों को, वो जो महसूरीन हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? एदन का मैं अभी न्यूज़ देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा फरहान, जो अभी तक आपके दोस्त यमन में मौजूद हैं, जो महसूर हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं आप लोग के समा के थ्रू मैं आप सबसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, दिन रात दुआ कीजिए कि जैसे हम लोग आए हैं अपने माँ बाप के साथ, इस तरह वो भी आए, मिले, बस पाकिस्तान आ जाए, बस किस तरह से पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है हमने टाइम गुजारा है वहाँ पे कि कितना मुश्किल है वहाँ टाइम गुजारना, ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों के साथ कितना मुश्किल है टाइम गुजारना निकालने के लिए। इसलिए हम दुआ करते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ एक्शन लें कुछ, कि जो हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं अदन में उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। जामन, ये वो जुमला है जिसको सुनने के लिए इंसान के कान तरसते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं, लेकिन यही हमारी जायपना है। ये वो जगह है जहां हम कैसे भी हों, हम होते पाकिस्तानी। ये वो जगह है जहां अगर हम मर भी जाएं, कहते हैं ना कि अपना मारता है तो साए में डालता है, तो कम से कम साया तो वो दे देता है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और वो दूर होने चाहिए, लेकिन वक्त शायद आहिस्ता आहिस्ता इस बात का फ़ैसला करेगा कि हम पाकिस्तान के लिए चाहते क्या हैं। इस वक्त जो मसला है वो बहुत ग्रेव है। मसला सिर्फ ये है कि हम उन महसूरीन की जो इस वक्त मौजूद हैं अदन में या सिना में, जहाँ भी हैं, उनकी वापसी चाहते हैं पाकिस्तान को, कि वो पाकिस्तान आ जाए। छोटा सा एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेशावर से एक फ़ैमिली हमारे साथ होगी, फैसलाबाद से हमारे साथ एक फ़ैमिली होगी, अदन में सारिम भाई के नुमाइंदे हैं शाहजैन जो इस वक्त मौजूद हैं अदन में, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे हम डायरेक्ट लाइव होंगे फ़ोन पे, सही सूरत हाल का आपको हम बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, और शमशाद भाई से बात करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको स्पेशली समा की टीम को थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारी आवाज़ पहुंचाई। यू पीपल हैव मेड इट। जो मेहरबानी ये लोग कर रहे हैं समा वाले, वो आपके सामने ही है। ये सारी काविशें वही कर रहे हैं बेटे के। समा का जो पायनियर रोल था, पायनियर आई वुड से, जो क्रिटिकल जो रोल और क्रिटिकल टाइम में जो आपने एक्शन लिया, आई थिंक दैट इज ग्रेट। मेरा बस चले, मैं तमाम टीवी चैनल्स के आगे आके बोलने को तैयार हूँ कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी वो समा टीवी था। थैंक यू सो मच समा। अभी जो आपने जिन बुजुर्गवार को देखा था वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं वो जो अच्छा, हम थोड़ी देर के अंदर उनको भी लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। साथ में पेशावर में 2 फैमिलीज़ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कराची में एक और फैमिली है, उनसे हम बात करेंगे। शमशाद सिद्दीकी मेरे साथ हैं, आप कारोबार करते हैं सऊदी अरब में, और आपके कुछ लोग भी यमन में मौजूद हैं इस वक्त। नहीं, इस वक्त तो नहीं है, लेकिन सरहद पे मौजूद है जी। हमारा इस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्कुल यमन और सरहद, यमन और सऊदी अरब की जो सरहद है वो इलाका जिज़ान कहलाता है। तो वहाँ प्रोजेक्ट हैं, ज़ाहिर है जो अनसर्टेनिटी शुरू हुई है उसके असरात पूरे बहुत लंबी, आपको पता है सरहद है सऊदी अरब और यमन के दरमियान कोई 1800 किलोमीटर की सरहद है, और एक अरसे से आपको पता है ये तनाज़ा चल ही रहा है। तकरीबन कोई 400 मीटर बाढ़ सऊदी अरब ने लगाई थी, लेकिन फिर तनाज़ा उस पर शुरू हो गया तो वो वहीं रुक गई। नहीं, मैं सवाल आपसे जो करना चाहता हूँ, आप एक बाप हैं, एक भाई हैं, एक बेटे हैं। इस वक्त एक पाकिस्तानी भी अगर रह जाता है तो पाकिस्तानी बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं, यमनी हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो मैं
खराज तहसीन पेश करता हूँ समा की मैनेजमेंट को, आप तमाम हजरात को। बात होती है कि पहला कदम किसने उठाया, और वो समा ने उठाया। और मुझे इसमें ऐसा लगा जैसा मुझे याद आ रहे थे मोहम्मद बिन कासिम। एक ज़माना था कि सिंध में जब चंद ख़वातीन ने ये दरख्वास्त की, मदद की, तो मोहम्मद बिन कासिम चल पड़े, और मुझे ऐसा लगा कि एकदम समा उठ गया। उसके बाद पहला कदम जो उठाते फिर तो सभी उठाते, तो तमाम लोग फिर मीडिया सामने आ गया। और जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान को मीडिया ने और समा ने एकदम जो मैसेज दिया, और उसके बाद देखें, मैं तो क्रेडिट दूंगा मौजूदा हुकूमत को कि उसने क्विक एक्शन किया। देखें, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं फंसे हुए, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, मसरी भी हैं, लेकिन अभी तक अगर कोई तैयारा अपने महसूरीन को लेने गया है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी तैयारा है। और कल के आप वो मनाजिर देखते, उस फ़िज़ा में जब पाकिस्तानी तैयारा पहुँचा है, और जो जज्बात थे वहाँ उस वक्त, वहाँ जो लोग बैठे हुए थे महसूरीन, रो रहे थे वो। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तैयारे ने लैंड किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज रात को जैसे सबने देखा कोई मोर देन 500 पीपल अराइव्ड। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम था। और कल मेरा ख्याल है एक और तैयारा जा रहा है, एक बहरी जहाज़ भी जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को हमें सबको मिलकर ज़रूर करे, हम तनकीद बहुत करते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन जो अच्छा काम है उसको ज़रूर हमें कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं। मैंने सिर्फ जो एक बात कही है वो ये है कि किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान से रोज़गार के हुसूल के लिए बाहर ना जाना पड़े। हमको पाकिस्तान में सब कुछ मिले, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये दो बच्चे हैं जो इस वक्त भी यमन में मौजूद हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, ये बोल नहीं सकते। इन्होंने जिस तरह से अपने जज्बात का इजहार किया है अपने वालिदैन के लिए और अपने लिए। एक तैयारा जो आ चुका है उसकी बहुत खुशी है, लेकिन वो तैयारे जो आएंगे, वो महसूरीन जिनको आना है, उनका गम, उनका दुख, उनकी परेशानी, उनकी फ़िक्र अभी बाकी। और साथ साथ हमारी सारी दुआएं उन यमनी लोगों के लिए जो इस वक्त इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जाते जाते मैं आपको वो ज़रूर दिखाना चाहता हूँ जो उन मासूम बच्चों की फरियाद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको फैसलाबाद और पेशावर लेकर चलेंगे DSNG में, जहाँ पर कुछ लोग और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो बच्चे और उनकी दुआएं और उनकी फरियाद। आपसे कहना चाह रहे हैं कि बाय फायरिंग है, बम ब्लास्ट है। मैं अपने अम्मी को, अब्बू को, अपने दोस्तों को पाकिस्तान वापस ले जाना चाहता हूँ, और वो आपसे दुआई अपील कर रहे हैं। आपको स्पेशली समा की टीम को थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारी आवाज़ पहुंचाई। यू पीपल हैव मेड इट। जो मेहरबानी ये लोग कर रहे हैं समा वाले, वो आपके सामने ही है। ये सारी काविशें वही कर रहे हैं बेटे के। समा का जो पायनियर रोल था, पायनियर आई वुड से, जो क्रिटिकल जो रोल और क्रिटिकल टाइम में जो आपने एक्शन लिया, आई थिंक दैट इज ग्रेट। मेरा बस चले, मैं तमाम टीवी चैनल्स के आगे आके बोलने को तैयार हूँ कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी वो समा टीवी था। थैंक यू सो मच समा। once again ladies and gentlemen, welcome back। मेरे पास ऑडियंस में एक खातून है जो कुछ कहना चाहती हैं। प्लीज़ बात कीजिए, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी हुकूमत से कि वो यमन वालों, जो यमन में मुकीम पाकिस्तानी हैं, फंस गए हैं, जो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मज़ीद जल्द अज जल्द कुछ कोशिश करें ताकि वो अपने मुल्क पाकिस्तान में वापस आ जाएं। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो घरों में हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो उनको दुआओं में याद रखें अपनी, ताकि जल्द अज जल्द अपने मुल्क में आ जाएं अपने घर वालों के साथ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी कुछ कहना, बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुल्क में इतनी फैसिलिटीज़ दी जाएं कि वो यहाँ पर जॉब करें, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उनको यहाँ पर जॉब्स मिलेंगी तो वो बाहर मुल्क जाएंगे ही नहीं। इंशाल्लाह वन ऑफ दीज डेज। पेशावर से इस वक्त हम लाइव हैं, पेशावर में इस वक्त हम लाइव हैं। शहर से हम बात करेंगे। आई थिंक वहाँ पर बुशरा हमारे साथ हैं। बुशरा, कैन यू हेयर मी? आप
बुशरा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। आई कांट सी यू, आई थिंक अच्छा ओके, देयर वी गो। बुशरा, आपके साथ जो फैमिली बैठी है, आई थिंक एक नूरुलैन आपके साथ हैं और मिसेस कुद्दूस आपके साथ हैं। बिल्कुल साहिर, अभी ब्रेक से पहले भी जो जिन दो बच्चों की वीडियो समा पे दिखाई जा रही थी जो कुव्वत समात व गोयाई से महरूम हैं, हम उनके नाना के घर पर इस वक्त मौजूद हैं और उन बच्चों की सिस्टर नूरुलैन जो 1 माह कबल ही पाकिस्तान आई थी अपनी एजुकेशन के सिलसिले में, उनका यही कहना है उस वक्त तो ऐसे हालात नहीं थे लेकिन अब काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। नूरुलैन का कुछ कल तक अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों से रब्ता था लेकिन आज सुबह से उनका कोई रब्ता नहीं हुआ। नूरुलैन की बहन भाई जो कुव्वत समात व गोयाई से महरूम है और उनके पेरेंट्स इस वक्त अदन में मौजूद हैं और उनकी मदद का अभी तक फ़िलहाल कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। वो लोग वहीं पे फंसे हुए हैं और हालात भी ख़राब हैं। जबकि नूरुलैन की खाला जो हैं वो इब में मौजूद थी और वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, शायद कुछ ही देर में वो यहाँ पेशावर पहुंच जाएँ। नूरुलैन मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे आपकी बात करा। जी प्लीज़ उनसे आप बात कीजिए। मुझे पता नहीं कि नूरुलैन मुझे सुन सकती हैं या नहीं सुन सकती। अगर नहीं सुन सकती तो उनसे पूछिए। आप ज़ाहिर है बेतहाशा फ़िक्रमंद होंगी, वो बेतहाशा फ़िक्रमंद होंगी। इस वक्त उनको क्या कल तक उनका राब्ता था, कल के बाद से अब तक कोई राब्ता नहीं हो पाया? बिल्कुल साहिर, कल तक उनका राब्ता था, सोशल मीडिया के थ्रू वो बातचीत कर सकती थी अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, लेकिन आज सुबह से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ और वो काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कब राब्ता उनका मुनक़ता हुआ अपने वालिदैन के साथ और अब कोई उन तक कोई मदद पहुँची है या वहाँ पर क्या हालात हैं, ये नूरुलैन से जानते हैं। नूरुलैन बताइएगा कि आपके वालिदैन के साथ कोई राब्ता हुआ और बहन भाई कैसे हैं अब आपके वहाँ पर? जी मेरा कल तक मीडिया पर उनसे रब्ता हो रहा था लेकिन आज सुबह से मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ और वो अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं। जब कल मेरी बात हुई थी तो वो यही कह रही थी कि हम खुद से बसेस अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम मुकल्ला लेके जाएंगी, लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कोई पाकिस्तानियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा, उनको भी ख़तरा है। हुकूमत की तरफ से अब तक कोई उनकी मदद या उन तक कोई मैसेज पहुंचा हो? हम देख रहे हैं कल से समा पे जैसे वीडियो चल रही है आपके बहन भाई की जो बोल नहीं सकते, तो कोई मैसेज उन तक पहुंचा हो? एम्बेसडर उनके साथ इन कांटेक्ट हैं, उनके डायरेक्टर्स भी उनके साथ इन कांटेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कोई उनकी हेल्प नहीं हो रही, उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया। गुलवश और अंस जो दो बच्चे हैं उनकी खाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस कुद्दूस, उनसे जानते हैं कि कितनी फ़िक्रमंद है वो और अब तक कोई उनका रब्ता हुआ है अपनी बहन के साथ या नहीं। मिसेस कुद्दूस बताइएगा आपकी सिस्टर क्या बताती हैं, इस वक्त अदन में क्या हालात हैं? आखिरी टाइम तक जो उनसे बातचीत हमारी हुई है, अदन के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे अदन में। वहाँ से बाय रोड भी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, अगर वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते उस वक्त तक जब तक कि गवर्नमेंट अपने थ्रू जो है कोई उनके लिए अरेंजमेंट ना करें। उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से उनसे कोई रब्ता किया गया है एम्बेसडर्स की जानिब से कि भाई आया कब तक उन तक मदद पहुंच सकेगी और कितना रास्ता है एयरपोर्ट का और जहां पर वो फंसे हुए हैं वहां पर? जी गवर्नमेंट उन्हें मुकल्ला तक आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुकल्ला तक जाने के लिए उन्हें 7 घंटे चाहिए। जब वो अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते तो वो 7 घंटे का डिस्टेंस कैसे कवर करें? तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि वो बाय रोड उनके लिए कोई मसला उनका हल करें, क्योंकि अदन के लोग जो हैं इस वक्त ज़्यादा ताउन के जो है मुस्तहिक हैं। सर इस वक्त हमारे साथ साहिर मौजूद हैं, गुलवश और अंस के नाना जो अच्छा अभी आप मुझे ना भी दिखाएं तो कोई मसला नहीं है, उन बच्चों की वीडियो दिखाते रहे, मेरी आवाज़ आती रहेगी। अभी आप बुशरा यहीं रहिएगा, कोशिश करें कि आप समा को खोल लें और पता नहीं मुझे आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। हमने शाहजैन से रब्ता किया है, शाहजैन जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ अदन से लाइन पे मौजूद है। शाहजैन अस्सलाम वालेकुम। शाहजैन अस्सलाम वालेकुम। वो नीचे है हमारे। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन। शाहजैन आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी हॉस्पिटल के लिस्ट है वो। अच्छा हम दोबारा से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद शाहजैन इस वक्त कहीं और बात कर रहे हैं। इनके नाना से ज़रा बात कीजिए बुशरा, उनसे पूछिए इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बजाय इसके कि मैं कुछ कहूँ ये अगर कहेंगे तो शायद इनकी बात का ज़्यादा असर होगा, तो प्लीज़ इनसे पूछिए। सर आप क्या चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं क्या वो नाकाफ़ी हैं और क्या करना चाहिए और अदन तक कैसे रसाई मुमकिन हो सकती है? उनके साथ उन तक रसाई किसी की भी नहीं हुई,
न गवर्नमेंट की, या वो खुद ही जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ से निकल जाएं। जब तक वो अदन से निकलते नहीं हैं और रास्ता जो है अनसेफ है, मतलब ये तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है। 8 घंटे के रास्ते में कितनी मुश्किलात उनको पेश हो, जब तक उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी वो वहाँ से निकल ही नहीं सकते। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तब वो वहाँ से निकलेंगे, तब वो पाकिस्तान भी पहुँच सकेंगे। अगर उनकी वहाँ से सिक्योरिटी नहीं मिलती तो वहाँ से निकल ही नहीं सकते। आपका अपनी बेटी से रब्ता हुआ, उनका क्या कहना था कि इस वक्त क्या हालात है अदन के? मेरी जी कल रात उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि भाई यहाँ पर रात को जो है बमबारी बहुत ज़्यादा होती है, शेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे जो हैं छोटे छोटे, आपको पता है, तो वो जो है चारपाइयों के नीचे घुसकर मतलब कानों में उंगलियां देकर पड़े रहते हैं। तो यहाँ के हालात बहुत क्रिटिकल हैं और बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हम बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारे साथ सिक्योरिटी नहीं होगी, हम बाहर नहीं निकल सकते किसी हाल में। आपकी एक बेटी ईब में थी, वो पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो पाकिस्तान आ गई हैं जी, और मतलब सेफ तरीके से आई हैं, और वो अब चूँकि इस्लामाबाद में हैं तो वो वहाँ पर रिलेटिव्स के पास हैं, किसी वक्त भी वो पेशावर आ सकती हैं। साहिर, गुलवर शुरंस के कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी उनसे भी बात करते हैं कि उनका कोई रब्ता हुआ अपने कज़न्स के साथ, अपनी खाला के साथ, और जो खाला उनकी पहुंच चुकी हैं अब वो किन हालात से गुजर के यहाँ पर पहुंची हैं। उस्मान, बताइएगा, जो आपकी खाला पाकिस्तान पहुंची है वो कौन से शहर में थी और किस किस्म के हालात का सामना था उनको? तो जो मेरी खाला पाकिस्तान पहुंची है वो इब के शहर में थी, और वो एक ऐसा इलाका था जो कि लाइक काफ़ी बैकवर्ड्स इलाका था। तो वहाँ पे उनकी वाली बात के बकौल उनके कि ऐसा कोई इतनी कंपेरेटिवली टू जो अदन के हालात है काफ़ी हालात अच्छे थे, तो वो लोग उनको वहाँ से निकलना उनका हो गया है। लेकिन जो मेरी खाला अदन में है उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि आपको नूरुल्लैन ने और मेरा नाना ने ख़ुद बता दिया है कि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ कम घर से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो एक शहर से दूसरे शहर जा सकें? थैंक यू। काफ़ी परेशान हैं इनके पेरेंट्स और इनके जो कज़न्स और बहन है अंस के, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट से मुतालबा है अदन तक जल्द अज जल्द रसाई मुमकिन बनाई जा सके, ताकि वो भी पाकिस्तान आ सकें और उनके जो मुश्किलात हैं, जो उनकी परेशानी है, वो ख़त्म हो सके। चलें, आप यहीं पर रहिएगा, थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उनकी खाला से भी बात कर सकें, लेकिन आप इस वक्त DSN जी में हमारे साथ रहिएगा। लेट्स सी कि अगर हम उनकी खाला जो इस वक्त पहुँची से यहाँ, उनसे हमारी बात हो सके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, अपने लिए कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, अगर कोई आप किसी को वहाँ से ला नहीं सकते मुझे भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं उस काफ़िले के साथ चल लूँगा। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई उसकी बात नहीं है, कोई हीरो बन रहा है या कोई ऐसी कोई बात नहीं, सीधी एक मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी गवर्नमेंट को कहता हूँ कि मेरी खिदमत एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि ऑनेस्टली मैं इसको देख नहीं सकता। मौत सबको आनी है, मुझे भी आनी है, मुझे आज जाना है या कल जाना, मुझे सबको आनी है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, या इफ़ यू वांट टू सेंड मी आई विल गो एंड आई विल मेक श्योर कि पाकिस्तानीज़ वापस आ सके। मुझे नहीं पता, मैं आई हैव नो आइडिया, मेरी कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, मेरे साथ कुछ ट्रेनिंग के कुछ लोग भेज दें, हम पाकिस्तानियों को ला तो सकें। हम यमन की सूरत हाल में यमनी लोगों के लिए शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यमन में मौजूद पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें कम से कम हम वापस ला सकते हैं। तो मैं बहुत एक सिंपल बात कर रहा हूँ, बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर प्रेसिडेंट साहब तक मेरी आवाज़ जा रही है, या राहिल शरीफ साहब तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो बहुत सिंपल मेरी एक इस्तदा है, दरख्वास्त है, कुछ नहीं होता, मुझे प्लेन में तैयार करा के मुझे वहाँ भेज दें। मुझे यकीन है मैं ऐसे 15, 20, 25, 30 लोग ले लूँगा, आ जाएंगे मेरे साथ, जो हम जाके कम से कम उस कॉन्वॉय के साथ, जिनको आप 7 घंटे के सफ़र करने का कह रहे हैं, या सफ़ीर साहब कह रहे हैं कि 7 घंटे का सफ़र करके आप मकला तक पहुँचें, कम से कम उस कॉन्वॉय के साथ हम चल तो लेंगे, एक से भले दो। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए इस वक्त। आप लोग मुझसे ज़्यादा ज़ीरक हैं, ज़्यादा फ़हम रखते हैं, आप मुल्क चलाते हैं, आपको पता है पॉलिसीज़ क्या हैं, आपको पता है कि ख़तरात क्या हैं। आई एम श्योर कि आप कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ उनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमको बहुत देर हो जाए। शाहजैन इस वक्त अदन से हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन। शाहजैन मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शाहजैन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। शाहजैन आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हर माँ हर बेटी से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही है, हर बहन से, हर भाई से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर बाप से, हर बेटे से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यमन के अमन के लिए और यमन में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए ज़रूर दुआ करें। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी दुआएं ज़रूर कर सकते हैं। दुआएं रंग लाती हैं। समा ने आवाज़ उठाई है, समा आपकी आवाज़ बना है, समा ने आपकी आवाज़ को और उन तमाम लोगों को की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया है, तो प्लीज़ दुआओं का सिलसिला जारी रखिए। सारे भाई, सूरत हाल इस वक्त, आप अदन पे मुसलसल राब्ते में हैं, सूरत हाल इस वक्त अदन की क्या है? देखिए, इस वक्त जो 7 घंटे की बात हो रही है तो फ्लाई सफ़र की बात हो रही है, हवाई सफ़र की। अगर शिप भेज दिया जाता फौरी तौर पे, या करीब सऊदी अरब से जो शिप है वो नहीं, वो कह रहे हैं कि मकला एक जगह है जहाँ पर बुलाया जा रहा है, जिसका फासला उस शहर से मकला तक 7 घंटे की ड्राइव है। में जो समुद्री रास्ता है जी, जी। वो उनके करीब है, जहाँ पाकिस्तानियों के जो कम्युनिटी रहती है वो करीब है उनके, तो अगर वहाँ से बाई शिप भी निकाल लिया जाए। शिप तो जा रहा है ना? जा रहा है, 7 दिन लगेंगे पहुँचने में उसको। हाँ, वो जा रहा है फिर आ रहा है, तो एक लंबा सफ़र है। अगर करीबी कोई सऊदी अरब का शिप होता, कहीं और का शिप होता, और हमारे शिप समंदर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अच्छा अली, हम किसी को गवर्नमेंट से ले सकते हैं ऑन बोर्ड? गवर्नमेंट से लीजिए, अगर हम वज़ीर दाखिला साहब से बात कर सकें, उनको किसी को ले लें हम, ताकि हमको पता तो चले कि क्या हुआ क्या है। जी, तो बात ये कि फौरी एक्शन लेना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने किया है। अगर मीडिया इस पर ना इतना चीखता चिल्लाता, तमाम मीडिया को मैं तो सलाम पेश करता हूँ जिसने एकदम आवाज़ उठाई, ख़ास तौर पे समा के लिए, कि जिसने एकदम इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई और हमारी सोती हुई गवर्नमेंट को जगा दिया। अगर ना जगाया जाता वो सोती रह जाती और उधर ही सारे पाकिस्तानी उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए सो जाते। तो अगर इस आवाज़ को अभी भी उठाया जाएगा, जितना उठाया जाएगा मैं समझता हूँ उतना ही काम होगा। आज आप इस आवाज़ को रोक दीजिए, हम सब पीछे हो जाएं, कल देखिएगा वो पाकिस्तानी वहाँ फंसे रह जाएंगे। और ये भी मैं बता दूँ, जो हालात हैं इस वक्त वहाँ के, अगर किसी को ज़िंदा ले आए तो आप ले आए, अदरवाइज़ फिर आप उसको नहीं ला सकते, कतई किसी भी तौर पे आप नहीं ला सकते। तो कोशिश ये करें कि उनको ज़िंदा ही ले आएँ और जितना जल्द हो ले आएँ। दूसरा सर भाई, एक ज़रूरी बात है कि अच्छा, हमारे पास शाहजहान लाइन पे हैं, मैं देखता हूँ कि इस वक्त हम उनसे बात कर सकते हैं, नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम शाहजहान। जी वालेकुम सलाम सर। जी, कैसे हैं आप शाहजहान? ठीक है, मुझे बताइए सूरत हाल क्या है? सूरत हाल क्या है अदन में इस वक्त? सूरत हाल तो बहुत खराब है जी। आप तो ये पहला लास्ट नाइट है कि यहाँ तो 6 बजे तक एक स्ट्राइक होती रही है आज। उफ, तो इस वक्त सूरत हाल आपको मैं लेटेस्ट बताता हूँ कि रात तकरीबन 4:30-5 के करीब 2 रॉकेट लॉन्चर जो है ना हमारे घर के एन सामने आके गिरे, बैक साइड पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कितनी तादाद है महसूरीन की? पाकिस्तानी महसूरीन जो हैं उनकी तादाद कितनी है? देखिए, यहाँ पे तकरीबन 400 के करीब जो कहा जा रहा है यहाँ पे तादाद है, लेकिन जो अभी पाकिस्तान का शिप यहाँ पे एट एनी टाइम अब से पहुंच जाएगा, उसमें तकरीबन 120 से 200 लोग एवोकेट करेंगे आज की डेट में इंशाल्लाह ताला। तो जो जहाज पहुंचेगा उसमें 120 के करीब एवोकेट कर, बाकी लोगों का क्या होगा? नहीं, 120 to 200 तो उसकी कैपेसिटी ही 200 की है। बाकी दूसरा शिप जो है ना नेवी का, वो एक कल भी चल गया वहाँ, तो वो भी इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट डे वो भी पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए, वो जो हमारे पास गूंगे और बहरे बच्चों की इस वक्त जो हमारे पास जो वीडियो चल रही है, उनकी क्या अपडेट है? उन बच्चों के हवाले से कोई अपडेट है? उनकी फैमिली के हवाले से? अभी घर पर है। हाँ, वो फैमिली दूसरे घर पर है, इधर ही है। वो बच्चे तो बेचारे बहुत ही ज्यादा अपसेट है, 2 दिन से तो उन्होंने मेरे साथ से खाना भी नहीं खाया। अच्छा, शाहजहान आप बात करेंगे इस वक्त बुशरा से। बुशरा वहाँ पर पेशावर में उनकी फैमिली के साथ बैठी हुई हैं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों का कल के बाद से कोई कांटेक्ट वहाँ पर नहीं हुआ है। तो प्लीज़ बुशरा को ज़रा आप ये बता दीजिए, क्या बुशरा आपको शाहजहान की आवाज़ आ रही है? जी साहिर, मुझे शाहजहान की आवाज़ आ रही है। ऑलराइट, तो प्लीज़ बुशरा इनको बता, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको बताइए कि इनके बच्चे जो हैं वो खैरियत से, इनका घर जो है वो खैरियत से, और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आज की रात या कल ये लोग वहाँ से निकल सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शाहजहान, मैं आपकी नूरुलैन से बात कराना चाहती हूँ, जो कि सिस्टर हैं उन 2 बच्चों की। वो बात करना चाहती हैं और वो पूछना चाहती हैं अपने वालिदैन के मुतल्लिक और बहन भाइयों के मुतल्लिक। तो अगर प्लीज़ आप उनसे बात कर सके तो। जी, अभी मैं एक सेकंड, आप एक काम करें, आपको मुझे होल्ड करें, मैं इनकी बात ही वहाँ पे, आप उनको मैं नंबर देता हूँ, वहाँ पे बात ही करवा देता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, इनको कहें कि ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि उनके वालिद से हम बात कर सकें।
ठीक है ठीक है जी, मैं वहाँ पे मैसेज भेजता हूँ, वहाँ पे उनके बाद कोई फोन कॉल अभी बात हो जाएगी, वो मेरी अभी उससे 1 मिनट पहले बात हो रही थी वहाँ पर। ऑलराइट, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। शाहजैन अभी आप रहिएगा, वहीं पर रहिएगा, शाहजैन हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन मासूम बच्चों के जो वालिदैन हैं जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं अदन के अंदर, हम उनकी बात उनके घर वालों से करवा सकें। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है और लेट्स सी के, और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होगी, शाहजैन के घर वाले भी हो सकते हैं हमारे साथ, शाहजैन के घर वालों से भी हम बात करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ हर जहन जो है वो फिक्र का शिकार है, हर आंख दूर कहीं खिलाओं में सोच रही है, और ये सोच रही है कि दरअसल हमारे साथ ये हो क्या रहा है। शाहजैन जो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं सारे बरनी के लिए और हमारे लिए, वो उनके घर वाले इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद कनेक्ट है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं किन से बात कर रहा हूँ? शहनाज महमूद। शहनाज जी, जी शहनाज साहिर, मैं इस वक्त जी आप बोलिए शहनाज, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल साहिर, मैं इस वक्त फैसलाबाद के उस मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पे रहते हैं शाहजैन के घर वाले। तो घर वालों पे एक एक लम्हा साहिर जो है क़यामत की घड़ी बन के गुजर रहा है। रातों की नींद तो गुम हुई हुई, दिन का चैन भी खो गया है। माँ जो है उसकी आंखों में इंतज़ार है, लब पे दुआ है, हर वक्त दरवाजे की तरफ तकती रहती है, बस ये देखती रहती है कि किसी लम्हे, किसी वक्त, किसी घड़ी है, कोई घड़ी ऐसी आ जाए कि इनका शाहजैन जो है घर वापस लौट आए। अच्छा शहनाज एक मिनट, शहनाज एक मिनट, इनसे कहिएगा अगली आवाज जो मैं इनको सुनवाऊंगा वो शाहजैन की होगी, होल्ड कीजिएगा। शाहजैन आप अपनी मदर को हेलो बोलिए। हाँ अभी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है वहां पे? हाँ अमित जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा चलिए, आई डोंट थिंक कि वो सुन पाते हैं जी। इनकी मदर से जरा बात कर लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल साहिर, इनकी वालदा से हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके बेटे आपको इस वक्त सुन भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? दुआएं तो हमने देखा बहुत मांगनी, आपकी आंखों में भी आंसू हैं, क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए? बेटे ने हो कहना करना मेरा बेटा जल्दी घर वापस आ जाए। अल्लाह से बड़ा इंतजार करते रात दिन, अल्लाह हर वक्त तरफ तकते हैं साਡਾ बच्चा घर किहड़ा वेला छेती घर नूं आ जाए मेरा बच्चा। अल्लाह तमाम मुसलमान जो भैन भाई उधर अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह खैर खरीजत ना वापस आपो अपने घरां नूं ले आ। अल्लाह सोहणिया हुकूमत अगे भी हो गुजारत वा साडी, अल्लाह सोहणिया वो भी मदद करे, अल्लाह उन्हां नूं छेती वापस ले आउण। किस तरह से इंतज़ार करती हैं सारा दिन, क्या सोचती रहती हैं, दुआएं करती रहती हैं? दुआएं करते हैं रात दिन, अल्लाह पाक मोरे दुआवां भी मांगते हैं या अल्लाह तमाम मुसलमान उधर जो भी घेरे जाए अल्लाह उन्हां नूं वापस ले आ, अल्लाह उन्हां ते खैर कर दे, अल्लाह उन्हां नूं कुछ ना करी, अल्लाह खैरी वापस घरां नूं आउण अल्लाह। तो बिल्कुल साहिर, इस वक्त इनकी मिसिज़ भी है, शाहजैन की मिसिज़ है, और ये जो छोटा जो बेटा जो है वो भी इनके हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप बताइएगा बच्चों की क्या हालत है, आपकी क्या हालत है, क्या सोचते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, कब घर आएंगे, आ जाएं, किस तरह से? हालत तो बहुत बुरी है, बहुत परेशान बैठी हैं, रातों को नींद नहीं आती। अल्लाह जानते हैं मैं कई रातों को सोती नहीं हूँ। जी जी बताइएगा। बहुत परेशान है हम तो, मतलब एक जैसे जान निकली पड़ी है, मरे हुए हैं हम तो एक किस्म की। बेटा क्या कहता है? बाबा को बहुत मिस करते हैं। क्या नाम है इनके बेटे का? नाम क्या है? नाम बताइए मुझे। नहीं आते घर बाबा का नाम बताइए मुझे। बेटे का नाम क्या है? बेटा अपना नाम बताएं, अपने बेटे का नाम बताएं। बोलो ज़रबाब। आप बता दें नाम। इसका नाम ज़रबाब है, छोटा बेटा है वो ज़िहाब है वो। अच्छा ये ज़रबाब है, ये कितने साल का? अच्छा एक मिनट 3.5 साल। अब इनसे कहिए, अब हमने अरेंज कर दिया है, इस वक्त शाहजैन अपने घर वालों से बात करेंगे। शाहजैन अब आप हेलो बोल सकते हैं अपनी मदर को, अपने बेटे को और अपनी मिसेस को। हाँ अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। नबीला कैसी हैं आप? ज़रबाब बेटा कैसे हो? मेरी जान से आप जल्दी वापस आ जा घर नूं अल्लाह मेरा बच्चा छेती कर दो आ जाए अल्लाह से इनकी मदर को बताइए। शाहजैन कह रहे हैं, शाहजैन एक मिनट, आपको आवाज आ रही है ना? ये शाहजैन कह रहे हैं इस वक्त कि कल इंशाल्लाह ताला ये लोग जहाज पे सवार हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, शादी कह रहे हैं कि कल जहाज पे सवार हो जाएंगे। अब क्या खुशी हो रही है अभी आपको? खुशी, बहुत खुशी। अल्लाह सोना खैर ही घर नूं लेके आवे अल्लाह सोना अपना। क्या जब वो घर आ जाएंगे किस तरह से आप एहतमाम करेंगे, किस तरह से उनको खुशामदीद कहेंगे? अल्लाह सोने असीं बहुत कुछ करांगे अपने बच्चों ना, साडे कालजे ठंड पावे आन के घर नूं आ जावे मेरे मां दा। जरा इनकी मिसेस से बात कीजिए, मिसेस से बात कीजिए और शाहजैन की भी बात करवाइए। मिसेस से हम बात करवाते हैं कि आप बात करिएगा, आपको अगर शाहजैन की आवाज़ आ जी। शाहजैन आप बात करिएगा। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ यार, टिकट की बात नहीं है, सब ठीक है इंशाल्लाह। हम लोग कल जो हमारा जो पाकिस्तान हुकूमत ने जो इतनी कोशिशों के बाद जहाज भेजे, तो कल आज रात किसी भी टाइम पर जहाज पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बैरीकेड है इंशाल्लाह, मुझसे फौरन बैठ के सारे पाकिस्तानी आ रहे हैं, 2 जहाज आ रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद तो दिलाई है, अब आप क्या कहेंगी उनको, शाहजैन को क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह से वो जल्द खैरियत से घर आ जाएं। ईद से बढ़ के समा होगा हमारे लिए। शाहजैन आपके साथ लाइन पे हैं, अपने बच्चों का हाल अहवाल उनको बताएं कि क्या सारा दिन पापा पापा कहते रहते हैं। बच्चे बहुत मिस करते हैं, बहुत उदास हैं। छोटा बेटा है वो तो सारा दिन बाबा बाबा कहता रहता है। बाबा ने तो अभी देखा भी नहीं उसको, 1 साल 1 माह का है वो, अभी तो उन्होंने प्यार ही नहीं किया उसको। बहुत शाहजैन के बेटे से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा बाबा से बात करिएगा, बाबा को हेलो बोलें, बाबा को हेलो बोलें। हेलो बाबा, आप ठीक हैं? बोलो बाबा हैं, बोलो बाबा आप ठीक हैं? बाबा आपके साथ लाइन पे है, बाबा आपको हेलो बोल रहे हैं, बोले बाबा जल्दी से वापस आ जाए। बोलो बाबा आप ठीक हैं, अब जल्दी से घर आ जाएं। जी बिल्कुल। सारा छोटा सा बच्चा है, 3.5 साल उम्र ही कितनी होती है, उनको नहीं समझ कि उसके बाबा पे इस वक्त क्या बीत रही है, उनके घर वालों पे क्या बीत रही है। अभी शाहजैन के बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि शाहजैन से आखिरी बार रब्ता कब हुआ था और शाहजैन इनको क्या उम्मीदें दिला रहे हैं। जी आप बताइएगा। जी रब्ता तो उनसे होता रहता है। अभी सुबह भी थोड़ी देर पहले उनसे रब्ता हुआ था, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि जैसे उन्होंने रात को भी बताया था, उनकी तरफ से जो भी इतला आती है वो इतनी हौसला अफजा होती नहीं है। रात को उन्होंने बताया था कि वो बसेज़ अरेंज कर रहे हैं। अब बसेज़ वो अपने तौर पे अरेंज कर रहे हैं और वो उन्होंने बाय रोड जो है वो मुकल्ला की तरफ मूव करना था अकॉर्डिंग टू दैम, जो लास्ट उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। अब वो भी जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा रास्ता है, वहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर है उससे हमारी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है कि वो अच्छा आप लाइन पे रहिएगा। शाहजैन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बसेस अरेंज करके मुकल्ला की तरफ मूव करेंगे और इसके बाद आप बेड़े में सवार होंगे या जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर बेड़ा आपको मिलेगा? एक्चुअली कल हमने प्रोग्राम बनाया था बसेज अरेंज करके दोस्तों के करीब पाकिस्तानियों को मुकल्ला शहर लेके जाने के लिए, लेकिन रात जब यहाँ पर दोबारा से एयर स्ट्राइक हुई है और उनको उड़ा दिया गया है, क्योंकि सारी रात यहाँ पर स्ट्राइक होती रही है, यहाँ तक कि हमारे बिल्डिंग के बाहर भी 2 रॉकेट लॉन्च मारे गए थे। तो बाद में जब हम लोग सुबह अभी सो के उठे तो पता चला है कि पूरे अदलपुर जो है ना वो रेबल से कैप्चर कर लिया है, तो जगह जगह पर बन गई। और तीसरी मुकल्ला जाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी 2 रोड पे, एक तो साहिल रोड था जो समुद्र के साथ साथ था, दूसरा मेन रोड था। दोनों रोड के ऊपर अभी शगवा कबाइल का और अली साले कबाइल का लड़ाई शुरू हुई है। तो उन्होंने सारी अपनी अपनी चेक पोस्टें बना दी हैं और सुनने में आ रहा है कि अलकायदा की पोस्टें भी वहाँ बन गई है, कुछ तालिबान का भी इंटरपोल उस जगह पे आ गया, तो इतना पॉसिबल कि अभी हम मुकल्ला जाए। तो सुबह क्राइसिस मैनेजमेंट सेल वालों से, बल्कि रात भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो तो हमारे साथ एक मिनट में हमारे साथ लाइन पर रहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट सेल वाले। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है आप लोग अदम से बाहर मत निकलिएगा, तो हम तुरंत निकल नहीं सकते। अच्छा मुझे शाहजैन एक बात बताइए, ये जो बागी हैं जो होती हैं वो क्या पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं? कुछ मनाजिर ऐसे भी देखे गए। अभी हमारी एक जगह बात हुई थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने बाहर निकलने में एक्चुअली उनको मदद की है और उनको हल्का सा सपोर्ट किया है। तो डू टेल के क्या ऐसा है कि हुतीज़ जो है वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का मुसलमान है, मुसलमान की तो सपोर्ट करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लास्ट टाइम हमारे इलाके को उन्होंने घेर लिया था, हमारी बिल्डिंग को कैप्चर किया था, तो उन्होंने हमें वहाँ से खुद ही निकाल दिया था कि आप लोग चले जाए। ये 3 दिन पहले उन्होंने हमारी बिल्डिंग को कब्जा कर दिया था, तो उन्होंने कह दिया था आप चले जाए। मतलब ये सारे नहीं है, कुछ ऐसा करते हैं और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो होती हो। यहाँ का प्रॉब्लम क्या पता नहीं है, होती कौन है, जनूबी कौन है, अली साले की मिलिट्री कौन सी है, गवर्नमेंट की मिलिट्री कौन सी, यहाँ पे यही सवालों में तो पता नहीं कौन कौन है। अभी तो सारे कबाइल आ गए हैं, ये कबाइली लोग, यहाँ सारे कबाइल आ गए हैं। यहाँ तो एक बच्चा है गन लेके घूम रहा है, ठीक है ना, बच्चे ये कहते हैं जी गन तो हमारा जेवर है। और यमन ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा असला पाया जाता है। हर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए 2 गन आगे लाके मतलब सजदा कर रहा है, ये हालत है। ओके
ओके शाहजहान, हम बेताबी से बेसब्री से आपका इंतज़ार करेंगे। असल में लफ्ज़ होती है बिकॉज ते होता है, से की जगह आप उसको ते पढ़ते हैं अरबी के अंदर, लेकिन बहरहाल एनीवे इट डजंट मैटर। जी, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक आम रिवाज है, उसको हम से पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल से नहीं है वो। बहरहाल एनीवे एक्चुअली लेट्स हम आपका इंतज़ार करेंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपका बेड़ा आपके पास पहुँचे और आप उन तमाम लोगों को लेके आ जाएं। अच्छा, वो लोग जो पीछे रह जाएंगे उनके सिलसिले मैं एक आखिरी बात आपसे करूंगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये बताइए, वो लोग जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए क्या होगा, किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो है उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? जी नहीं, ये सारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा यहाँ वहाँ अरेंजमेंट की है। यहाँ पे हम लोग एक एक पाकिस्तानी को वेकेट करेंगे तो हम लोग चढ़े। मतलब मेरी सबसे पहले ये कि सबसे पहले सारे पाकिस्तानी चढ़ेंगे तो मैं एंड में चढ़ूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे पता चलता है पाकिस्तानी है, उनसे रब्ता करते हैं किसी न किसी तरीके से, बाई फोन बाई वॉट एवर। क्योंकि 5 दिन हो गए, कोई दुकान नहीं खुली, किसी के पास मोबाइल कार्ड नहीं है, खाने का सामान बहुत कम है। तो हम किस तरह शाहजहान, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड गॉड्स विलिंग इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पर आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, आप अपने मुल्क में होंगे। बस ये बहुत मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र ये बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक जुमला बहुत सारे जुमलों पे भारी है। आपने कहा है कि जब तक आखिरी पाकिस्तानी जहाज़ पे नहीं चढ़ जाता मैं जहाज़ पे नहीं चढ़ूंगा। शाहजहान, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम इसी सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स का मुझे इंतजार है, कुछ अगर लोग यहाँ से बात करना चाहते हैं तो उनसे हम बात करेंगे और एक सरप्राइज़ आपके लिए। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैदियों की एक फुटेज है जिसको हमने अभी ब्रेक किया है। इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे थे कि हम उसको ब्रेक कर सकें। ये वो कैदी हैं जिनकी फुटेज अब तक नहीं दिखाई गई है, ये मैसूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये कुछ कहना चाहते हैं और इसके बाद ये फुटेज जो है ये समा की ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी चलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ इस फुटेज के ज़रिए उन कैदियों से जो इस वक्त मौजूद हैं यमन में। वॉच दिस। बात करो। सफीर ने बोला वायदा किया कि हम साथ तुम लोग को लेके जाएंगे। हम लोग पाकिस्तानी है, कोई गैर थोड़ी है यार, हम लोग पाकिस्तानी वतनी है। सफीर साहब चला गए, हम लोगों को यहाँ छोड़ गए। अभी हम लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। अभी ये लोग हम लोगों को थप्पड़े मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अभी आप कुछ करो हम लोगों के लिए भैया, हम लोगों के लिए कुछ करो भाई। हम लोग यहाँ पर मार देंगे भाई, जेल हम लोग मार देंगे। हम लोग कुछ मेहरबानी करो, मत करो। हम लोग के लिए कुछ करो, ये लोग हम लोग को मार देंगे। हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी, खुदा के वास्ते हम लोग को इधर से कोई अपील करो। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ अपील करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकाल प्लीज। हम लोग भी पाकिस्तानी, कोई गैर नहीं है। हम अपील करते हैं वजीर दाखिला की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से अपील। ये वो फुटेज है जो अब तक किसी के पास नहीं थी, पहली मरतबा हमने इसको चलाया है। समा इस बात पे फ़ख्र महसूस करता है और फ़ख्र करना चाहिए कि हम इस मसले को उठा रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, हम अपना काम अंजाम दे रहे हैं। अब बाकी काम जो है वो उन लोगों का है जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं। ये फुटेज हमने आपको दिखा दी है। इस फुटेज में एक अहम नुक्ता यह है कि सफारत खाने को बंद कर दिया गया है। सफ़ीर साहब वहाँ से चले गए या उनसे रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए जब तक पाकिस्तान का एक एक आदमी, एक एक पाकिस्तानी यहाँ नहीं आ जाता। और वो पता नहीं ये जो लोग हैं ये किस मसले पे कैद हैं, नो वन नोज़। इनका क्या जुर्म है, चोरी का जुर्म है या इनका कोई और जुर्म है या कोई और बात है, इलीगल गए हैं, नो वन नोज़। लेकिन पाकिस्तान को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं आप दोनों की तरफ जाऊँ और फाइनल थॉट्स लूँ, एक और वीडियो है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसने मेरे दिल पर बहुत असर किया था। और मुसलसल समा इसको चला रहा है, मुसलसल समा इसको चला रहा है। आप इसको समा पे देख चुके हैं, आप इसको फेसबुक पे देख चुके हैं, आप इसको इंटरनेट पे देख चुके हैं। सारिम बन्नी की जो टीम है वो ये फुटेज सबसे पहले लेके आई है। सबसे पहले तो सारिम बन्नी की ये जो काविशें हैं उसको बहुत सलाम। सारिम भाई, थैंक यू सो मच, आपने ये आवाज़ उठाई है यमन के उन महसूरीन के लिए जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। और इस लड़की ने एक जुमला कहा था, एक जुमला इस लड़की ने कहा है। वो जुमला क्या है, वो जुमला आप भी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद उस जुमले पे हम बात करेंगे। छोटा सा ये एक जुमला है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो जो इस लड़की की है, जिसे हम कह रहे हैं, आई थिंक समीना उनका नाम है। प्लीज़ वॉच दिस। मेरी सदर पाकिस्तान से ये अपील है कि हम बहुत सारे लोग यहाँ यमन में मौजूद हैं, हम यहाँ पे मैसूर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे, औरतें, मर्द हमारे साथ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हमारे साथ हैं। और यहाँ पे हम बिल्कुल मैसूर इसलिए हैं क्योंकि बाहर बिल्कुल हम आधा किलोमीटर के रास्ते पर भी चलकर नहीं जा सकते। बाहर होती हैं बमबारी हो रही है, हमें ये कहा जा रहा है, हमें ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हुदैदा के रास्ते बाहर निकल जाएं। आपसे मेरा ये सवाल है कि हम आधा किलोमीटर बाहर नहीं जा सकते। हमें यहाँ पे खाने से ज़्यादा अपनी इज्जतों की परवाह है। सदर पाकिस्तान से मेरा एक ही ये सवाल है कि अगर
आज यहाँ पे हमारी जगह आपकी बेटी मौजूद होती, आपकी बीवी मौजूद होती, तो आप क्या करते? पाकिस्तानी लोग सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हमें यमन का साथ देना चाहिए, सऊदीया का। हम उनकी बेटियां हैं। अगर वो ये महसूस करें वो एक मलाला के लिए इतने इकदाम उठा सकते हैं, तो हम कितनी मलाला आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, हम खुद महफूज नहीं हैं। हमारे माँ बाप जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जब से ये वहाँ पे अनाउंस हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ मदद करने का ऐलान कर दिया, हमारे माँ बाप वहाँ पे रो रो के मर रहे हैं। वो हमसे पूछें, हम उन्हें किस तरह से जवाब दें? आप लोग क्या चाहते हैं कि कुछ देर तक हमारे तमाम तारीख इक़दाम मुअत्तल हो जाएं? मेरी सदर पाकिस्तान से यही अपील है। अगर आप ये चाहते हैं कि कल कोई बेटी पढ़ सके, कोई बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर यूनिवर्सिटी भेज सके, हम यहाँ पे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है, हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हम यहाँ पे 23 मार्च 1947 मनाते हैं। हम यहाँ पे कौन कौन सा दिन नहीं मनाते, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, कोई भाई अपनी बेटी का बहन का हाथ पकड़कर, या कोई शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनाकर परदेश में भेजे, तो आज ये दिन है सदर पाकिस्तान। आप कब महसूस करेंगे हमारे दर्द? आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली हमारी मदद करें और हमें यहाँ से जिस तरह से भी निकाल सके। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या हमारे पास बहरी रास्ता है या हमारे पास प्लेन का रास्ता है। हमारे पास ज़मीनी रास्ता कोई भी ऐसा नहीं बचा कि हम यहाँ से निकल सकें। हम यहाँ पे महसूर हो चुके हैं। और मेरी तमाम माओ बहनों से दरख्वास्त है कि काइंडली अगर आप ये वीडियो देखें तो हम सबके लिए दुआ करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेटी भी हो सकती है। एक हैरतअंगेज़ बात यह है कि जिन लोगों ने भी ये वीडियोस भेजी हैं या देखी हैं, वही लोग अब तक नहीं आए। वो तमाम लोग जिनके लिए कभी कभी वो जो आवाज़ उठाता है वही नहीं रहता, बाकी लोग उसका फ़ायदा हासिल करते हैं। 30 सेकंड आप दोनों के पास है। सालिम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इक़दाम करने चाहिए और हमसे पहले सऊदी अरब को करने चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा एक साथ दिया है, एक बयान दिया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है, तो सऊदी अरब को पाकिस्तानियों के साथ ज़रूर होना चाहिए। शमशाद भाई, देखिए सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पहली दफ़ा ये बुरा वक्त आया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों हमेशा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी, अभी आपने देखा होगा $1.5 मिलियन हम यहाँ के इंसर्ट करते हैं मईशत में। तो आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल हुकूमत को मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। और एक अफसोसनाक बात जिसका साहिर भाई ने भी जिक्र किया कि पूरा सफारत खाना बंद करके वापस आ गए। देखें, सफ़ीर जो है किसी तरह जिस तरह एक शिप का कैप्टन होता है, तो कैप्टन जो वो सबसे आखिर में होता है। ये बात शाहज़ैन ने कही है। सानिम बर्नी ट्रस्ट के जो नुमाइंदे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा जी मैं सबसे आखिर में आऊँगा जब सब पाकिस्तानी चले जाएंगे। सफ़ीर पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए था कि जब तक तमाम पाकिस्तानी यहाँ से नहीं चले जाते, मैं आखिरी आदमी होऊंगा, यहाँ से जाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो देखा। अगर हम एक मलाला के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बहुत सारी मलालाएँ हैं जिनके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, मैं कहना नहीं चाहता। आई चूज़ टू बी क्वाइट। मैं चूज़ कर रहा हूँ खामोश रहना, क्योंकि शायद ये वक्त मेरे बोलने से ज़्यादा हमारी हुकूमत के करने का है। बस थोड़े कहे को बहुत समझें। आपसे रिक्वेस्ट, इस्तदा, दरख्वास्त है कि मैसूरीन को जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस लाया जाए। शाम को सूरत हाल क्या होती है वी डू नॉट नो, लेकिन लेट्स नॉट लूज़ one single Pakistani soul on a foreign land. Pakistan Zindabad.